14 अप्रैल 2008 को हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के अमरोहा गांव में रहने वाले एक परिवार ने अपना खाना वाना कंप्लीट किया। खाने के बाद उनकी आदत थी कि वो चाय वगैरह पिया करते थे। चाय वगैरह पीकर आठों के आठों मेंबर उस घर में सो गए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही सुबह उठ पाया। बाकी 7 के 7 लोग मौत की नींद सो चुके थे। क्या हुआ था इस घर के अंदर, क्या हुआ था उस रात जिसने पूरे देश को सुबह होते ही सकते में डाल दिया। सुबह सुबह जब लोग उठे और जब उन्होंने खबर देखी तो किसी को भी विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी कभी हो सकता है। जब इसका सच निकलकर सामने आया तो वो बहुत बहुत ज्यादा भयंकर था। इतना भयंकर कि आने वाले कई दिनों तक, या फिर मैं कहूं आज तक भी, जब भी इस केस के बारे में अपडेट आता है तो वो जरूर सुर्खियां बन जाता है। लेकिन आप उससे पहले लाइक बटन को दबाकर चेक करिए कि क्या वो ब्लू होकर सुर्खियों में आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि उसका काम है सुर्खियों में आना जब आप दबाएंगे उसे। साथ ही सब्सक्राइब बटन को भी नीचे ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखा सकते हैं, वो जरूर कर दें। इसके अलावा कमेंट्स में पिक मी लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलें। इस केस को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के ही उत्तर प्रदेश में बने हुए बावनखेड़ी नाम के एक गांव में जाना पड़ेगा। और इसी गांव में रहा करता था 8 लोगों का अली परिवार। वैसे अगर आपको पता हो तो बावनखेड़ी नाम का एक गांव पूरे देश में आमों के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के आम के पेड़ पाए जाते हैं। आप जहां तक भी देखेंगे दूर दूर तक आपको सिर्फ आम ही आम दिखाई देंगे। और ये आम पूरे देश में ना सिर्फ बल्कि पूरे दुनिया में ही सप्लाई किए जाते हैं। और इसी गाँव में आराम से रह रहा था अली परिवार, जिसके अंदर टोटल 8 लोग मौजूद थे। लेकिन 14 अप्रैल 2008 की रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास ये पूरा का पूरा गांव वहां पर चीखों से दहल गया। कोई यहां पर अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगा रहा था, कोई चिल्ला रहा था, किसी का दर्द जो था वो बाहर निकल रहा था, उसके फेफड़ों से बाहर निकल रहा था। और वो चिल्लाहट ना सिर्फ पड़ोसियों ने बल्कि पूरे गांव ने सुनी। और जैसे ये चिल्लाहट पूरे गांव के अंदर फैली तो इस घर के सबसे नजदीकी पड़ोसी हसमत हुसैन, जो कि इस गांव के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर ही थे, उनकी भी नींद खुल गई। उन्होंने जब देखा कि कहीं से चिल्लाने की आवाज आ रही है तो वो अपने घर की बालकनी में गए। इधर उधर देखा कि आखिर ये चिल्ला कौन रहा है। जब उन्होंने देखा कि ये चिल्लाहट कहीं और से नहीं बल्कि अली परिवार के घर से ही आ रही है तो वो सीधा अपने घर के अंदर गए, अपने परिवार वालों को जगाया। अब परिवार वाले भी कंफ्यूजन में थे कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। हसमत हुसैन और उसके परिवार वालों को लग रहा था कि शायद हो सकता है अली परिवार के घर में चोर घुस आए हैं और उन सबको बंधक बना लिया है। और अब बंधक परिवार अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। ये सब माइंड में सोचते हुए हसमत हुसैन ने चप्पल वगैरह डाली, अपने घर से बाहर निकले। वो अकेले ही अब अली परिवार के घर की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी उनको महसूस हुआ कि शायद हो सकता है अभी भी वो चोर इस घर के अंदर ही हों, और वो जरूर एक से ज्यादा ही होंगे। तभी तो उन्होंने मिलकर इस परिवार को बंधक बनाया होगा। तो वो अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो वापस मुड़े और अपने पड़ोसियों के घर गए। उनका दरवाजा खटखटाया, सभी पड़ोसियों को इकट्ठा किया। मेन मेंबर्स 4-5 लोग अब अली परिवार के घर की तरफ गए। लेकिन जैसे ही वो उस घर पर पहुंचे, मेन गेट जो था वो अंदर से बंद था। अब अंदर से बंद था तो वो बाहर से खटखटाने लगे, लेकिन कोई भी खोलने के लिए नहीं आ रहा था। अंदर से सिर्फ चिल्लाने की ही आवाज आ रही थी। कोई लड़की थी जो अपना पूरा जोर लगाकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही थी। अब यहां बाहर खड़े हसमत हुसैन और बाकी के पड़ोसियों ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका दरवाजा वो नहीं खुला। जिसके बाद वो घर के चारों तरफ देखने लगे कि क्या पता कहीं और से रास्ता हो इस घर के अंदर जाने का। लेकिन इस घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद किए जा चुके थे। तब वो घर के वापस बाहर आकर घर को देखने लग गए। उन्होंने बाहर से आवाज लगानी शुरू कर दी। तभी उनका ध्यान इस घर की पहली फ्लोर पर बनी हुई बालकनी में गया। और इसी बालकनी में खड़ी थी 23 साल की शबनम नाम की लड़की, जो कि इस घर के अंदर हुए कांड में एकमात्र जिंदा बचने वाली इंसान थी। और जैसे ही इन लोगों ने शबनम को देखा वो उसे पूछने लग गए कि शबनम आखिर क्या हुआ है। लेकिन शबनम कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके अंदर का दर्द साफ उसकी चिल्लाहटों में दिख रहा था। इस घर के अंदर टोटल अभी 8 लोग मौजूद थे। शबनम के माता पिता, शबनम के 2 बड़े भाई, एक भाई की पत्नी और उसका एक 10 महीने का बच्चा। और साथ ही यहाँ शबनम का कजन भी इस घर में उस रात सोने के लिए आया हुआ था। साथ ही ये परिवार बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी था। शबनम के पिता इसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल में आर्ट टीचर रह चुके थे। अपनी सारी उम्र उन्होंने वहां के अलग अलग स्कूलों में शिक्षा दी। वो एक आर्ट टीचर बन चुके थे। और जैसे वो रिटायर हुए तो पूरे गांव ने उनको मास्टर जी के नाम से सम्मानित किया। अब मास्टर जी उनका नाम पड़ चुका था, सभी उनको मास्टर जी के नाम से ही जान रहे थे। इसके अलावा शबनम ने खुद भी डबल मास्टरी की हुई थी, ज्योग्राफी में और पॉलिटिकल साइंस में भी। और इसी बिहाफ पर शबनम खुद भी अपने ही गांव के एक प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर बन चुकी थी। वो बच्चों को पढ़ाती, सुबह शाम उसका रूटीन फिक्स हो चुका था। सुबह जाना, बच्चों को पढ़ाना, वापस आना और अपने घर के अंदर लग जाना कामकाजों के अंदर। शबनम के एक दोस्त उस्मान सैफी का इंटरव्यू जब सामने आया तो उसने बताया कि मैं और शबनम हमेशा से ही एक साथ एक स्कूल बस में जाया करते थे। जब भी हम साथ में बैठते तो शबनम उसे हमेशा सिखाया करती थी कि उसे आगे जिंदगी में क्या करना है। वो खुद के भी सपने बताती, उसे भी गाइड करती। उस्मान सैफी थोड़ा सा
लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था और जब उसका कॉलेज से नाम कट गया तो शबनम ने ही उसकी फीस दी थी ताकि वो अपना कॉलेज कंटिन्यू कर पाए। इसके अलावा जब भी उस्मान सैफी को कोई भी दिक्कत होती तो शबनम यहाँ उसको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिवार का पूरे गांव के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बना हुआ था। खैर अब यहाँ पड़ोसी घर के बाहर खड़े ही थे, ऊपर शबनम बालकनी में खड़ी थी। बालकनी में खड़े होकर शबनम चिल्लाए जा रही थी, वो अपने आप को बचाने की मांग कर रही थी। नीचे खड़े पड़ोसी उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शबनम की चिल्लाहट रुकी नहीं रही थी। नीचे खड़े हुए पड़ोसियों ने बार बार उसे गुहार लगाई, तुम चुप हो जाओ, तुम हमें बताओ तो सही आखिर क्या हुआ है, सबसे पहले आकर नीचे दरवाजा खोलो। लेकिन शबनम बार बार चिल्लाए जा रही थी, बोल रही थी कि वो मुझे मार डालेंगे। बार बार ये पड़ोसी पूछ रहे थे कि कौन तुम्हें मार डालेगा, लेकिन वो बताने के लिए सक्षम नहीं थी कि आखिर उसे कौन मार डालेगा। वो जस्ट ये बोले जा रही थी कि उनका अगला निशाना अब वो खुद ही है और वो उसे अब जरूर मारेंगे। खैर यहाँ पर शबनम को जैसे तैसे शांत करके पड़ोसियों ने उसे नीचे बुलाया और नीचे का दरवाजा खुलते ही अब सारे के सारे पड़ोसी इस घर के अंदर जा चुके थे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खुला और पड़ोसी इस घर के अंदर गए तो पहले बीच में आंगन था और राइट साइड में रूम्स बने हुए थे, ऊपर रूम्स बने हुए थे, ऊपर जाने की सीढ़ियां मौजूद थी। लेकिन अंदर घुसते ही जो आंगन आया उसी आंगन के अंदर इस घर के मालिक यानी कि शबनम के पिता शौकत अली की लाश पड़ी हुई थी। उनके गले को बहुत तेज धारदार हथियार से काटा गया था, उनका पूरा का पूरा खून इधर उधर बिखरा हुआ था और ये जो पड़ोसी आ रहे थे उनके पैर अब खून में लथपथ हो चुके थे। इसे देखते ही वो सारे के सारे दहल गए। अंधेरे का टाइम वैसे ही था, उनको खुद बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि आखिर ऐसा कांड कौन कर सकता है। खैर यहाँ इस सीन को देखते हुए वो सबसे पहले लेफ्ट साइड में मौजूद पहले कमरे के अंदर गए। ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि शबनम के बड़े भाई का ही था। उस कमरे के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अंदर बेड के ऊपर शबनम के बड़े भाई की लाश पड़ी हुई थी, उसका भी गला काटकर उसकी हत्या की गई थी। खून खून जो था वो पूरे के पूरे कमरों की दीवारों के ऊपर फैला हुआ था और हद तो तब हो गई जब उन्होंने देखा कि उसके शरीर से अभी भी खून की धाराएं बाहर निकले जा रही हैं। सब यहाँ पड़ोसी बहुत ज्यादा डर चुके थे लेकिन उनको अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि एक हट्टा कट्टा लड़का कोई इसको इतनी बेदर्दी से कैसे मार सकता है। उस कमरे से बाहर निकलकर ये पड़ोसी साइड वाले कमरे में गए। ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि शबनम के ही एक और बड़े भाई अनीस का था। ये अनीस शादीशुदा था, इसकी पत्नी थी और एक 10 महीने का बच्चा भी हो चुका था। अब जैसे ही ये पड़ोसी उस कमरे के अंदर गए वहां का हाल भी देखकर वो दंग रह गए क्योंकि कमरे की चारों तरफ दीवारों के ऊपर हरी दीवारें जो कि अब खून से लाल हो चुकी थी, उसे देखकर किसी का भी दिल दहलना वैलिड था। खैर जैसे ही उन्होंने देखा यहाँ अनीस के भी गले को काटा गया था, साथ ही उसकी पत्नी अंजुम उसके भी गले को काटा गया था। उन दोनों की लाशें ऐसे बेड से साइड में लटक रही थी। इसके अलावा उनका 10 महीने का बच्चा जो कि बेड पर मौजूद नहीं था। जब इधर उधर देखा पड़ोसियों ने, लाइट जलाकर देखी तो साइड में ही बेड के नीचे उनको 10 साल का बच्चा वो पड़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन परिवार वालों को ये उम्मीद थी कि ये बच्चा अभी भी जिंदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ उसके गले को नहीं काटा गया था। और जैसे ही पड़ोसी ने उस बच्चे को उठाया, सबसे पहले तो उसके ऊपर से खून टपक रहा था लेकिन ये खून किसी और का नहीं बल्कि उसके ही माँ बाप का था जो कि उछल उछल कर उस बच्चे के ऊपर आ गिरा था। खैर जैसे ही इस बच्चे को उठाया, उसको जगाने की कोशिश की गई तो यहाँ पर एक और पड़ोसी का ध्यान उस बच्चे के गले के ऊपर गया। सोचकर देखिए, जिसने भी ये पूरा कांड बैठाया था वो इतना बेरहम था कि उसने इस 10 महीने के बच्चे को भी नहीं बख्शा। उसने इसके गले को काटने की बजाय अपने दोनों हाथों का पूरा जोर लगाकर बेचारे इस छोटे से बच्चे की जान ले ली, उसका गला घोट दिया। इससे बाहर निकलकर जैसे ही पड़ोसी साइड वाले कमरे में गए जो कि कमरा किसी और का नहीं बल्कि शबनम का ही था। इस कमरे में शबनम को होना चाहिए था लेकिन उस रात ये प्लान चेंज हो चुका था। इस कमरे के अंदर शबनम की माँ और शबनम की जो कजन राबिया जिसकी उम्र 14 साल की थी वो यहाँ आई हुई थी और ये शबनम की माँ और राबिया एक साथ सो रहे थे। अब जैसे ही ये पड़ोसी इस कमरे में गए, उन्होंने देखा कि शबनम की मां की लाश और साथ ही शबनम की कजन की लाश, दोनों की लाश बेड के ऊपर पड़ी हुई है। उनका भी गला काटा गया है, उनकी भी लाश बेड से नीचे लटक रही है। कमरे की दीवारें खून से लाल हो चुकी हैं और अब तक जितने भी पड़ोसी इस घर के अंदर आए थे वो सारे क्लीन होकर आए थे लेकिन अब उनके हाथ और पैर खून से भर चुके थे। जल्दी ही अब पड़ोसी सारे घर से बाहर निकले, उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर रात को ही पहुंच चुकी थी और यहाँ जो एकमात्र इस घर की सर्वाइवर थी यानी कि शबनम, उसको वहां से बाहर निकालकर जो उसका पड़ोसी था हसमत हुसैन, उसके घर पर शिफ्ट किया गया। पुलिस ने पूरे क्राइम सीन की जांच करी, सातों की सातों लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और अब बारी थी शबनम से पूछताछ की कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ जो एक पूरे के पूरे परिवार को इस तरीके से, इस बेदर्दी से निपटा दिया गया। खैर जब शबनम से पूछा गया तो उसने बताया कि 14 अप्रैल 2008 की रात को हम सब ने खाना खाया, आराम से खाना वाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैंने सबके लिए चाय वाय बनाई क्योंकि सबको रात को चाय पीने के बाद ही नींद आया करती थी। 8 कप चाय बनाने के बाद सबने चाय पी और अब सभी के सोने की बारी थी। लेकिन शबनम ने अपनी माँ से कहा कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी उसे लग रही है और उसका मन कर रहा है कि वो आज ऊपर छत पर जाकर सो जाए। आपको पता ही होगा कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां एसी कूलर काम ना करे वहां हमारी छत काम करती है। आप चाहे
चाहे किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी छोटे बड़े गांव में रहते हो, आपको वहां आस पड़ोसी के लोग गर्मियों के अंदर छत के ऊपर सोते हुए दिख जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ शबनम ने भी कहा था। शबनम अपनी माँ को अपने कमरे के अंदर और अपनी कजन को अपने कमरे के अंदर सुलाकर खुद अपना तामझाम सारा उठाकर, मतलब कि तकिया और वो चादर वगैरह उठाकर ऊपर छत पर पहुंच चुकी थी और वहां आराम से जाकर सो गई। लेकिन तकरीबन 2 बजे के आसपास रात को बारिश शुरू हो चुकी थी और इसी बारिश से परेशान होकर शबनम की नींद खुली और जैसे ही वो नीचे आई उसने देखा कि उसके परिवार को बहुत बेदर्दी के साथ निपटाया जा चुका है। घर का एक भी मेंबर बचा नहीं है। जब उसने ये चीज पुलिस वालों को बताई तो उसने कहा कि जनाब, मैं सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि उस रात मैं छत के ऊपर सो रही थी। अगर मैं भी नीचे होती तो ये कांड मेरे साथ भी होता। मैं आज आपको ये सब कुछ चीजें नहीं बता रही होती। और जैसे ही शबनम ने सब कुछ देखा उसने बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और ये सारी चिल्लाहटें ना सिर्फ पड़ोसियों ने बल्कि पूरे गांव ने सुनी। इसके बाद शबनम ने डर से नीचे आकर सारे घर के दरवाजों को बंद किया, क्योंकि उसे अभी लग रहा था कि जिसने भी ये कांड बैठाया है वो यहाँ से जा चुका है और वो वापस भी आ सकता है। इसलिए वो सबसे पहले नीचे आई, उसने घर के मेन दरवाजे को बंद किया। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए पुलिस वालों के सामने कि ये जो शबनम बता रही है ये सब कुछ थोड़ा सा उलट पुलट लग रहा है। सबसे पहले तो उसने बताया कि घर का मेन दरवाजा नीचे से अनलॉक्ड था। जब वो नीचे आई उसने देखा कि घर में सबको मार डाला गया है। वो बाहर आई रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते, उसने घर में देखा कि बाहर का मेन दरवाजा खुला हुआ, उसने वो मेन दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। लेकिन सोने से पहले, मतलब कि जब वो चाय वगैरह पी रहे थे उस टाइम पर घर का मेन दरवाजा अंदर से पहले ही लॉक किया गया था। तो वो खोला किसने? पुलिस वालों ने पूरे घर की छानबीन करी लेकिन उनको कहीं से भी इस घर के अंदर फोर्स्ड एंट्री के, यानी कि तोड़फोड़ करके इस घर के अंदर घुसने के कोई भी निशान नहीं मिले। मतलब कि जो भी व्यक्ति था या फिर व्यक्ति थे ये सारा कांड करने वाले, वो इस घर को अच्छे से जानते थे, इस घर वालों को अच्छे से जानते थे और इस घर के मालिकों ने अपने जान पहचान वालों के लिए ही दरवाजा खोला होगा जरूर। लेकिन शबनम के द्वारा दिए गए बयानों में पुलिस वालों को यह पता चला कि उस रात शबनम ऊपर छत के ऊपर सो रही थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारी तकिया चद्दर वगैरह कहां है, तो उसने कह दिया कि जनाब ऊपर छत पर ही पड़े होंगे। यहीं पर पुलिस वालों को थोड़ी और कंफ्यूजन हुई, क्योंकि जैसे ही पुलिस वाले ऊपर छत के ऊपर गए उसकी चद्दर वगैरह उठाने के लिए तो उनको वहां पर कोई चद्दर मिली ही नहीं। इनफैक्ट ये जो छत वाला दरवाजा था ये भी अंदर से बंद था। पुलिस वाले वापस नीचे आ गए, शबनम की चद्दर वगैरह को ढूंढने लगे और वो सारी चद्दर और तकिए शबनम के ही कमरे में, जिस टाइम पर उसकी माँ और उसकी कजन सो रही थी, उसी कमरे में बिल्कुल आराम से तय करके समेट कर रखे हुए मिले। ऐसा कैसे हो सकता था? मान लीजिए आप शबनम ऊपर सो रही थी और जैसे उसने नीचे आकर देखा कि उसकी माँ के साथ, उसके बाप के साथ, उसके भाई बहनों के साथ, सबके साथ ये हो चुका है, तो क्या वो अपने माँ बाप को बचाने से पहले अपनी चद्दर वगैरह लपेट कर आराम से तय वगैरह करके उसे आराम से रखेगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन पुलिस वालों को तो ये चद्दर और तकिया बिल्कुल आराम से परफेक्टली तय करके शेप में रखा हुआ मिला। पुलिस वालों को ये सारा का सारा कांड प्री प्लान लग रहा था। उनको समझ आ चुका था कि जिसने भी ये कुछ किया है वो बहुत प्लानिंग के साथ किया है और जरूर कोई घर का अंदरूनी मेंबर ही इसके अंदर शामिल है। लेकिन पुलिस वालों के सामने अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि घर में 7 लोग मरे हैं, सातों के सातों अच्छे, मतलब कि हेल्दी लोग हैं, कोई उनके अंदर बीमारी नहीं थी, कोई ज्यादा बूढ़ा भी नहीं हुआ था। तो 7 लोग मरे हैं और 7 को एक एक करके मारा गया है। एक ही टाइम पर नहीं मारा गया, पहले एक को मारा, फिर अगले को मारा, फिर अगले को मारा। तो ये 7 लोग जब मारे गए थे तो इन्होंने चिल्लाया क्यों नहीं? इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्योंकि किसी भी लाश के ऊपर सेल्फ डिफेंस के, यानी कि अपने आप को बचाने के कोई निशान मौजूद नहीं थे। हट्टे कट्टे 2 लड़कों को मारा गया था, उनको तो कम से कम अपने आप को बचाना चाहिए था। ऑब्वियसली वो अपने आप को बचाते सिर्फ अगर वो नशे में ना होते तो। जी हाँ, पुलिस जब इस घर की जांच कर रही थी तो पुलिस वालों को एक तो यहाँ पर शबनम के मोबाइल के बराबर में ही एक सिम कार्ड पड़ा हुआ मिला जो कि शबनम का नहीं था। उसने मना कर दिया कि नहीं जनाब, मेरा नहीं है ये। दूसरा, इस घर की रसोई से पुलिस वालों को एक दवाई का पत्ता मिला। ऑब्वियसली वो दवाई कोई और नहीं बल्कि नशे की ही गोलियां थी और वो 10 गोलियों का पत्ता, उसके अंदर से 10 की 10 गोलियां गायब थी। वो गोलियां आखिर कहां गई? खैर, अब 15 तारीख की सुबह आ चुकी थी। 15 अप्रैल 2008 के दिन उत्तर प्रदेश की मौजूदा मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी उस टाइम पर उस क्राइम सीन के ऊपर गए पर्सनली विजिट करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा सीन था, एक ऐसा क्राइम था जिसने ना सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया था, पूरी सुर्खियों में आया हुआ था और यहाँ पर अब जाकर इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी भी था। खैर, यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच चुकी थी। वो जाकर सीधा शबनम से मिली। शबनम रोते हुए मुख्यमंत्री से मिली। मुख्यमंत्री ने शबनम को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा उसी टाइम पर कर दी थी। लेकिन जैसे ही ये 5 लाख रुपए का मुआवजा होने की घोषणा
इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को यह पता चला कि मुख्यमंत्री यहां शबनम को मुआवजा देने वाली है। वो पर्सनली मुख्यमंत्री जी के पास गए और उनको बोलने लगे कि मैडम एक बार आप रुक जाइए, मुझे यहां पर शबनम की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर काफी कुछ दिक्कतें लग रही हैं। आप अभी 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर मत कीजिएगा, मुझे एक बार आप 48 घंटों का समय दे दीजिए, मैं इस केस की सच्चाई निकाल दूंगा कि आखिर यहां पर क्या हुआ था। उसके बाद जो आपको करना हो वो आप कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस की बात मान ली और वो 5 लाख का मुआवजा वहीं पर रोक दिया और अब पुलिस वाले फिर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग गए। अब इन 48 घंटों के अंदर पुलिस वालों को इस केस की असल सच्चाई निकालनी थी। पुलिस वालों ने तुरता फुर्ती में, बहुत जल्दबाजी में इन सभी लाशों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मंगवाया। जितने भी घर के अंदर सेल फोन थे, मोबाइल थे, उन सभी की कॉल डिटेल्स को मंगवाया और इस घर की बहुत अच्छे से तलाशी करी। और जो सबसे ज्यादा हिलाने वाली बात थी वो थी इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी हाँ, ये जो 7 लाशें यहां पर मिली थी, इन सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब पुलिस ने खंगाला तो इनमें से एक को बाहर निकाल दे, यानी कि उस 10 महीने के बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम साइड में रख दे, तो बाकी जो 6 पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उन सभी के अंदर एक चीज कॉमन ये थी कि इन सभी को मरने वाली रात को सोने से पहले नशे की दवाइयां खिलाई गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? 6 के 6 लोग मरने से पहले नशे की दवाइयां क्यों खुद से खाएंगे, और अगर खिलाई है किसी ने तो किसने खिलाई है? साथ ही जब पुलिस वालों ने इस घर की जांच करी तो छानबीन में पुलिस वालों को वहां एक जोड़ी कपड़े मिले और ये जोड़ी कपड़े किसी और के नहीं बल्कि शबनम के ही थे। अब इनमें खास बात ये थी कि ये कपड़े ऊपर से लेकर नीचे तक खून से भरे हुए थे। साथ ही यहां पर जब पुलिस वालों ने इस घर के कॉल डिटेल्स को खंगाला तो बाकी सभी की कॉल डिटेल्स नॉर्मल थी। जो जो लोग मरे थे उनकी कॉल डिटेल्स के अंदर पुलिस वालों को कुछ भी अलग नहीं दिखा। लेकिन जब पुलिस वालों ने शबनम के मोबाइल की जांच करी, उसकी कॉल डिटेल्स को खंगाला, तो वो हैरान रह गए, क्योंकि शबनम जो कि उस टाइम पर बता रही थी कि वो सो रही थी जब सब कुछ हुआ था उसके परिवार वालों के साथ, लेकिन उसका फोन तो कुछ और ही बोल रहा था। इस पूरे कांड से तकरीबन 5 मिनटों पहले ही, यानी कि रात के तकरीबन 1:50 पर भी शबनम किसी के साथ फोन के ऊपर थी। और ना सिर्फ उस टाइम पर फोन पर थी बल्कि पिछले 24 घंटों में शबनम के मोबाइल से या फिर शबनम के मोबाइल पर इस नंबर से 55 बार कॉल्स आई और गई थी, यानी कि हर घंटे में 2 बार। ऐसा कौन जरूरी था जिससे शबनम अपने परिवार के हत्याकांड के टाइम पर भी फोन के ऊपर चिपकी हुई थी? और अंतिम कॉल जो कि 2:09 तक चली थी, उस कॉल के बाद से ही शबनम ने चिल्लाना शुरू किया था। अब ये कौन बंदा था जिससे शबनम इतनी रात तक चिपकी हुई थी? जब पुलिस ने उस कॉल वाले नंबर की जांच करी जिससे शबनम चिपकी हुई थी, वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि एक सलीम नाम के बंदे का था। और ये सलीम कोई और नहीं बल्कि इसी बावनखेड़ी गांव में रहने वाला एक लड़का था। पुलिस को ये चीज बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी कि शबनम इतनी रात को और उस दिन भी क्यों इस बंदे के साथ इतनी बातें कर रही थी। आखिर ये बंदा शबनम की जिंदगी के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? खैर, पुलिस ने सीधा जाकर सलीम को उसके घर से उठा लिया, उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आए। इसके अलावा पुलिस वाले अब शबनम को उठाने जा रहे थे, लेकिन ये कांड पूरा होने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही शबनम बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गई। उसको उल्टियां हो रही थी, लेकिन पुलिस वालों को अब उसे पूछताछ भी करनी थी, तो वो सीधा अपने साथ डॉक्टर्स को लेकर गए। डॉक्टर सब शबनम का चेकअप करने वाले थे, ये दिखाने वाले थे कि आखिर शबनम पूरी तरह से ठीक है या नहीं, इंटेरोगेशन के लिए। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने शबनम का चेकअप किया तो एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर पुलिस वालों के सामने आई। जी हां, पुलिस वालों को पता लगा कि शबनम अभी 7 महीने की प्रेग्नेंट है, वो भी अनमैरिड। ऐसा कैसे हो सकता था? शबनम की अभी शादी नहीं हुई थी तो शबनम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी, वो भी 7 हफ्तों की? खैर, अब पुलिस वालों को सारा का सारा केस समझ में आ रहा था कि आखिर इस केस के अंदर क्या भसड़ मची हुई है, क्या यहां पर हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है। जी हाँ, पुलिस वालों के सामने सलीम ने बता दिया कि वो कोई और नहीं बल्कि शबनम का बॉयफ्रेंड ही है और वो बहुत लंबे टाइम से शबनम के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अब बात आई थी लेवल की। जी हाँ, जहां शबनम का परिवार इस गांव का जाना माना परिवार था, शबनम के परिवार में हर कोई पढ़ा लिखा था, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, सबके सब एक वेल एजुकेटेड फैमिली थी। लेकिन उलट में सलीम का परिवार, जहां सिर्फ सलीम 6ठी क्लास तक ही पढ़ाई पूरी कर पाया था, इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़कर वो एक आरा मशीन जो कि लकड़ियां वगैरह काटने का काम करती है, उस आरा मशीन के ऊपर नौकरी करने लगा। इसके अलावा सलीम के पिता जो कि वहीं पर एक चौराहे पर ही पकोड़े की रेहड़ी लगा रहे थे, जबकि शबनम के पिता को पूरा का
पूरा गांव मास्टर जी नाम से बुलाता था। आपको याद ही होगा, मैंने आपको बताया था। तो ये एक लेवल मैच नहीं हो रहा था दोनों के परिवारों का। लेकिन अब ये जो प्यार था, जो कि बहुत बुरी चीज है इस मामले में, वो अब आगे आ रहा था। दोनों सलीम और शबनम एक दूसरे को चाहते थे, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन दोनों के ही घर वालों ने ये शादी से मना कर दिया। खासतौर पर शबनम के घर वालों ने, क्योंकि शबनम के परिवार वालों को लेवल समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शबनम किसको उठाकर लेकर आई है शादी करने के लिए। इसके अलावा भी यहां दोनों की जिंदगी के अंदर एक बड़ी दिक्कत थी, और वो थी कास्ट की। जी हाँ, जहां शबनम की फैमिली सैफी मुसलमान थे, वहीं सलीम का परिवार पठान मुसलमान था। तो दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते थे। एक बार के लिए हम लेवल को भी साइड में रख दे तो भी ये रिश्ता इस धर्म के अंदर होना अनवैलिड ही माना जा रहा था दोनों परिवार वालों के द्वारा। अपने परिवार वालों की इन्हीं बातों से तंग आकर शबनम और सलीम ने अपने प्यार को ऊपर रखा। उन्होंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए वो दोनों एक होकर ही रहेंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, चाहे उनको इस चीज के लिए कोई भी लेवल क्रॉस करना पड़े। जी हाँ, उनके दिमाग के अंदर एक ऐसा प्लान आया जो कि आने वाले टाइम में देश में सुर्खियां बटोरने वाला था, हर किसी को दहलाने वाला था। वो प्लान कर चुके थे कि शबनम के परिवार वालों को ही अपने रास्ते से हटा देंगे ताकि उनकी शादी आराम से हो जाए। इस चीज़ के लिए उन्होंने सबसे पहले प्लान बनाने शुरू किए कि आखिर वो ये काम कैसे कर सकते हैं। शबनम ने खुद सलीम को ये आइडिया दिया कि वो अपने परिवार को नशे की गोलियां दे देगी ताकि वो जब रात को सो जाएं और तुम रात को आकर उनका सबका मर्डर कर देना, और अगली सुबह जब ये सब कुछ पता लगेगा गांव वालों को तो हम इसको एक रॉबरी का नाम दे देंगे, चोरी का नाम दे देंगे, और पुलिस वाले चोर को ढूंढते रहेंगे, हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे, घर बस जाएगा, बात खत्म यहीं पर। लेकिन बात ऐसे खत्म नहीं होने वाली थी। रात आ चुकी थी 14 अप्रैल 2008 की, जब रात को सोने से पहले सभी परिवार वालों ने चाय पी। शबनम ने सारे परिवार वालों के लिए चाय बनाई, लेकिन उसी शाम, ये रात से पहले जो शाम बीती थी, उसी शाम सलीम ने शबनम को एक नशे की गोलियों का पत्ता ला कर दिया था, और वो पत्ता शबनम ने अपने पास ही रखा हुआ था। और जब वो चाय बनाने के लिए गई, 8 अलग अलग कप के अंदर चाय डाली गई, उसके अंदर उसने एक एक गोली भी वो नशे वाली डाल दी थी, सिर्फ अपनी चाय को छोड़कर। खैर, अब कप सर्व किए गए, सभी उस चाय को पीकर आराम से सो चुके थे, और इनफैक्ट मैं कहूं वो लोग बेहोशी की हालत में जा चुके थे। छोटे से 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी को नशे की गोलियां दे दी गई थी। 6 के 6 लोग, उनको पता ही नहीं था कि आखिर वो किस जिंदगी में है, वो कहां पर पड़े हुए हैं। जस्ट वो अनकॉन्शियस होकर अपने अपने बेड के ऊपर लेटे हुए थे। खैर, 2 बजे के आसपास जब ये शबनम और सलीम दोनों आपस में फोन पर ही थे, शबनम ने अपने घर का दरवाजा खोला, वो ऊपर छत से नीचे आई। उस रात शबनम के सोने का प्लान ही नहीं था। वो जो उसकी चद्दर और तकिए वगैरह थे वो उसके माँ के कमरे में ही रखे हुए थे। वो जस्ट ऊपर छत पर खड़े होकर इधर उधर घूम फिर के सलीम के साथ बातें कर रही थी। खैर, 2 बजे से पहले वो नीचे आई, उसने बाहर का दरवाजा खोला, सलीम को अंदर आया। सलीम अंदर आने से पहले अपने साथ एक धारदार कुल्हाड़ी भी साथ लेकर आया था, और जैसे ही सलीम अंदर आया, शबनम ने वापस मेन डोर को अंदर से लॉक कर दिया। और अब सबसे पहले शबनम ने सलीम को अपने पिता का बेड दिखाया, जो कि बाहर आंगन में ही लगा हुआ था। सोच कर देखिए, एक बेटी ने ही अपने पिता को सबसे पहले मरवाया, सिर्फ अपने प्यार के लिए। सलीम शौकत अली के बेड के ऊपर गया, वहां उसने जाकर चेक किया, शौकत अली ऑब्वियसली बेहोशी की हालत में थे। अब आप यहां सोच कर देखिए, शबनम ने खुद अपने पिता के सिर को पकड़ा ताकि उसका गला ऊपर उठ जाए और मारने में उसको आसानी हो। जैसे ही शबनम ने अपने पिता का गला पकड़ा, ऊपर से सलीम ने वो कुल्हाड़ी मार दी, और एक ही बार में यहाँ शौकत अली यानी कि शबनम के पिता का गला कट चुका था, वहां खून के फव्वारे फूट चुके थे। वहीं पर शौकत अली को छोड़कर अब एक के बाद एक ये लोग सभी के कमरे में गए, सभी का गला शबनम ने पकड़ा और एक के बाद एक सबके ऊपर वार किए, सबके गले काट दिए। लेकिन इसी बीच जब वो अपने भाई अनीस के कमरे में गई और उसकी पत्नी को मारा, इसी बीच उनका बेटा जिसने उस रात वो चाय नहीं पी थी, वो उठ गया और रोने लग गया। अब जैसे ही ये चीज सलीम और शबनम ने देखी कि ये उठ गया है और इसके उठने की वजह से गांव में शोर होगा और इस शोर को सुनकर कोई भी उनको यहाँ रंगे हाथ पकड़ सकता है, तो शबनम ने खुद ही स्टैंड लिया। वो आगे आई, उसने अपने ही भतीजे को उठाया और उठाकर उसका गला दबा दिया, और इतनी बेरहमी से दबाया कि उसकी कुछ ही मिनटों के अंदर बेचारे 10 महीने के बच्चे की जान जा चुकी थी। अपने पूरे परिवार को निपटाने के बाद, या फिर मैं कहूँ निपटवाने के बाद, सलीम को उसने घर से बाहर निकाला, वापस मेन डोर को अंदर से लॉक किया। वो अपने ऊपर कमरे में गई, कमरे में जाकर उसने अपने जो खून से लथपथ वो जो कपड़े थे वो कपड़े बाहर निकाले, दूसरे कपड़े पहने, घर की बालकनी में आई और अब बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगी। और वो चिल्लाहटें इस पूरे गांव ने सुनी थी, इंक्लूडिंग हसमत हुसैन जो कि उसके पड़ोसी ही थे। उन्होंने सबसे पहले सुनी, वही सबसे पहले इस मौके पर आए थे, उन्होंने सबसे पहले शबनम को चिल्लाते हुए देखा भी था। अगली सुबह आ चुकी थी, पूरे गाँव के अंदर ये आग की तरह खबर फैल चुकी थी कि ऐसे ऐसे यहाँ अली
परिवार के घर में सब कुछ हो गया है, इंक्लूडिंग सलीम भी सभी गांव वालों के साथ इस घर पर पहुंचा ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, जबकि वो पिछली रात यहाँ पर सब कुछ करके गया था। खैर ये सब कुछ करने के बाद उसी रात सलीम अपने जब घर पर पहुंचा उसने वो कुल्हाड़ी को अपने ही घर में डिस्पोज किया, अपने खुद के कपड़े बदले, दूसरे कपड़े पहनकर वो अपने कमरे में जाकर आराम से सो भी गया। 19 अप्रैल 2008 के दिन फाइनली इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने ही परिवार के यानी कि 7 लोगों के मर्डर के आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने भी यहाँ पुलिस वालों की बहुत तारीफें करी क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के अंदर, सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही ये पूरा का पूरा केस सॉल्व किया जा चुका था। सारी की सारी मर्डर मिस्ट्री सामने आ चुकी थी कि आखिर ये सारा कांड क्यों किया गया। इस पूरे कांड के सिर्फ 8 महीने बाद ही शबनम ने अपने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम ताज रखा गया और 7 सालों तक, आने वाले 7 सालों तक शबनम का बेटा शबनम के साथ ही रहा मुरादाबाद जेल के अंदर, क्योंकि हमारे भारत के कानून के हिसाब से अगर कोई महिला जेल में रहते हुए किसी बच्चे को जन्म देती है तो आने वाले 6-7 सालों तक वो उसके साथ रहेगा। उसके बाद जेल प्रशासन उसे या तो किसी अनाथालय में या फिर किसी शेल्टर होम के अंदर ट्रांसफर कर देगा जो कि उसकी देखभाल करेगा। इसके अलावा यहाँ ताज को सरकार द्वारा अडॉप्शन के लिए भी रखा गया, कोई उससे चाहे तो गोद भी ले सकता था और उसको गोद लेने के लिए सबसे पहले अप्लाई किया किसी और ने नहीं बल्कि उस्मान सैफी ने ही। जी हाँ, शबनम का वो दोस्त जिसकी हेल्प किया करती थी शबनम, उसकी कॉलेज फीस वगैरह भरी थी, उसको बचाया करती थी इधर उधर की फालतू की भसड़ से, उसी ने शबनम के बेटे को अडॉप्ट करने का सोचा क्योंकि वो मान रहा था कि शबनम ने जैसी उसकी मदद करी थी बहुत पहले पुराने टाइम में, वो उसकी मदद का एहसान चुका सकता है उसके बेटे को गोद लेकर, उसके बेटे को एक अच्छी जिंदगी देकर, क्योंकि वो अब तक अच्छी नौकरी लग चुका था, उसकी खुद की भी शादी हो चुकी थी। खैर अब बारी थी सजा की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना और इन दोनों को ही यानी कि शबनम को और सलीम को डेथ पेनल्टी सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। जी हाँ, जैसी ये सजा इन दोनों ने सुनी, इन दोनों ने अपने आरोप बदलने शुरू कर दिए, इन दोनों ने अपने बयान ही बदल दिए कि आखिर वो इस केस के अंदर कैसे शामिल नहीं थे। शबनम इल्जाम लगा रही थी सलीम के ऊपर कि वो इस घर के अंदर धक्के से घुसा, उसने उसको धक्के से इंक्लूड किया, इसको बहलाया फुसलाया और उसके परिवार को मारा, जबकि सलीम बार बार ये कोर्ट के आगे बोल रहा था कि नहीं जनाब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जस्ट खड़ा था उस टाइम पर शबनम के साथ, शबनम ने ही खुद अपने परिवार वालों को मारा, मेरे सामने मारा है, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ये बात लोगों के सामने आई तो यहाँ पर प्यार की सच्चाई भी आ गई। अब आप देख सकते हैं कि क्या प्यार था वो जब ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाने लग गए। इन दोनों को अब फांसी की सजा हो चुकी थी। इन दोनों ने इस फांसी की सजा के खिलाफ अपील दायर करी हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सजा को बरकरार रखा, जिसके बाद ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा, यानी कि फांसी की सजा को। इसके बाद इन दोनों ने मर्सी पिटीशन लगाई हमारे राष्ट्रपति जी के पास और वहां पर भी इनकी मर्सी पिटीशन खारिज कर दी गई और इनकी सजा अभी तक बरकरार है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर मथुरा जेल में सबसे पहली बार, आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। मथुरा जेल में तैयारियां भी बहुत पहले से ही चल रही हैं इस फांसी की सजा को अंजाम देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सलीम और शबनम के जितने भी रास्ते थे बचने के वो सारे बंद हो चुके हैं। एंड में इनकी मौत ही लिखी है, लेकिन यहाँ इनकी मौत की सजा को रुकवाने के लिए शबनम का बेटा ताज वो बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहा है, वो दुनिया के सामने जा रहा है बार बार वो पोस्टर्स वगैरह लेकर कि यहाँ पर कैसे भी करके उसकी माँ की ये सजा रुकवा दी जाए। वो सुप्रीम कोर्ट भी गया, उसने वहां पर भी दायर करी कि अगर उसकी माँ बाप यहाँ चले जाएंगे तो उसके ऊपर कोई नहीं रहेगा, एटलीस्ट उसकी माँ की तो ये सजा माफ की जाए। खैर देखते आने वाले टाइम के अंदर इस केस के अंदर क्या होगा, कब ये फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अब आप यहाँ सोच कर देखिए हमारे समाज में कैसा ये दिमाग हो चुका है लोगों का कि वो सिर्फ एक रिलेशनशिप को निभाने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। जिन लोगों ने उसे प्यार दिया, जिन लोगों ने शबनम को पाला पोसा, उसको बड़ा किया, उसको शबनम बनाया, उसी शबनम ने 1 मिनट भी नहीं लगाई अपने परिवार वालों को खत्म करने का फैसला सुनाते हुए। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर लोग इतना गिर कैसे जाते हैं। क्या वो उस टाइम पर फील कर रही होगी जब सलीम उसके पूरे परिवार को उसके सामने निपटा रहा था? क्या वो फील कर रही होगी जब वो एक एक का सिर पकड़कर उनका गला ऊपर कर रही थी ताकि सलीम उनके गले के ऊपर कुल्हाड़ी चला सके? सोच कर देखिए, सगे भाई, सगे माँ बाप, सगा भतीजा, सगी कजन, कैसे वो सब कुछ रहा होगा। क्या उस टाइम पर शबनम फील कर रही होगी। खैर शबनम और सलीम आज भी उत्तर प्रदेश की ही जेल में बंद हैं। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होगा, जल्दी इनको फांसी की सजा दी जाने वाली है। खैर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे केसेस, ऐसे
तरीके से लोगों को मारना बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। लोग प्यार में पड़ जाते हैं एक दूसरे के, उनको समझ ही नहीं आता कि प्यार के अलावा भी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अरे भाई, इससे ऊपर उठो, ऊपर उठकर अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाओ कि आखिर तुमको ज़िंदगी में बनना क्या है। ये प्यार व्यार सब आगे पीछे हो जाता है जब आपके हाथ में कुछ आ जाएगा तो। खैर, आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे ज़रूर बताइए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट विद सिंपल लाइफ को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।